कौन कहता है कि कामयाबी मंजिलें तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी मंजिलें तय करती है? हौसला इरादे में हो तो मंजिलें झुका करती है। इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों, लाइफ केयर ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। आइए मेरे साथ आप सभी लोग एग्ज़ाम बोर्ड में 2026 में जो 10th की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें 4 चांद लगाने के लिए मेरे साथ रोज़ जुड़ने के लिए प्रयास कीजिएगा। आइए, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप एक महाद्वीप है। ऐसे तो 7 महाद्वीप है, कुल 7 महाद्वीप है। कुल 7 महाद्वीप है। कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें पहला है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यही कुल 7 महाद्वीप है। इसमें यूरोप के अंतर्गत हम फ्रांस, इटली, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, और लास्ट में चैप्टर के अंदर एक डेनमार्क को भी पढ़ना पड़ता है, डेनमार्क। तो सबसे पहले इसमें एक क्रांति का जिक्र किया गया है। क्रांति का अर्थ होता है कि जिस राज्य में कोई राजा खुद से अत्याचार करे और प्रजा के खिलाफ, मतलब प्रजा के खिलाफ ही अत्याचार करते रहे, प्रजा के हक में कोई काम न करे और प्रजा इसे सहते सहते एक बार एक आंदोलन करे, उसी को ही क्रांति कहते हैं। तो सबसे पहले 1789 में क्रांति हुआ। 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में। दूसरा 1830 में। तीसरा 1848 में। इन सभी क्रांति का जिक्र पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें सबसे अहम भूमिका फ्रांस के शासक को ही सम्राट कहते हैं, इसे सम्राट भी कहते हैं। लुई 16वां, जो बहुत ही क्रूर शासक था। वह सिर्फ अपने हक के लिए ही कार्य करता था। और लुई 16वां एक समांतवाद का प्रतिपादन किया। समांतवाद का अर्थ होता है
सामंतवाद। सामंतवाद जैसे आप लोग गांव में देखते होइएगा, अगर कोई साहूकार अगर किसी व्यक्ति को कुछ रुपया कर्ज दे देता है और कहता है कि जाओ इससे वसूल कर लाओ, वह खुद से नहीं जाकर वह साहूकार किसी अन्य व्यक्ति को उस पद के लिए नियुक्त करता है कि जाओ तुम उससे मांग कर और मेरे पास जमा करो। इसे ही लुई 16वां एक सामंतवाद यानी एक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जो किसानों से, जो किसान फसल उगाते थे उस पर, किसान जो फसल उगाते थे और इसे मान लीजिए कि अगर एक बीघा में अगर वह किसान फसल उगाए, बीघा में किसान फसल उगाए तो उसमें सामंतवाद 18 कट्ठा का हिस्सा लेता था, यानी किसान को 9 के बराबर उस फसल में हिस्सा मिलता था। तो जिस मतलब देश के वह लुई 16वां शासक था, वहाँ के किसान, गरीब, मजदूर, व्यापार, मध्य वर्ग के जो भी लोग थे, सभी इस सहन को सहते सहते एक बार एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू किया। इसी आंदोलन को 1789 का आंदोलन कहा जाता है। इसी आंदोलन को 1789 ईस्वी का आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन कहा जाता है, कहा जाता है। आइए, लुई 16वां को वहाँ के प्रजा बाहर अन्य देशों में खदेड़ कर भगा दिया और वहाँ जाकर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट को नियुक्त किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को नियुक्त किया गया। बोनापार्ट को नियुक्त किया गया जो 1815 ईस्वी में वहाँ का शासक बना। 1815 ईस्वी में फ्रांस का नया शासक बना। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के नया शासक के रूप में नियुक्त हुआ तो वहाँ अपने मन से, अपने विचारधारा से एक नया कानून बनाया जिसे फ्रांस की संहिता के नाम से जाना गया। नेपोलियन बोनापार्ट अपने विचारधारा से, अपने मन से एक नया कानून बनाया जिसे फ्रांस संहिता के नाम से जाना गया। 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 दोस्तों, जो ये नेपोलियन बोनापार्ट जो नया शासक बना वो 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक पद पर था। 1804
1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक पद पर बना रहा। नेपोलियन बोनापार्ट अपने राज्य के गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सबके हक में काम किया करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट अपने राज्य के सभी लोगों के हित के लिए काम करते थे। जो लुई 16वां नियम बनाए थे वह सारी नियम को हटाकर एक नया नियम बनाया। जो किसान, मजदूर, व्यापारी सभी के हित के लिए अच्छा रहा। धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट लोगों को हित के लिए काम करते रहे। लोगों के अंदर लोकप्रियता बढ़ते गया और यह जो लुई 16वां जो अपने सारे नियम लगाए थे उस सभी नियम को हटाकर खुद से नया एक कानून बनाकर जो सामंतवाद लुई 16वां नियुक्त किए थे सभी सामंतवाद को हटा दिया गया। किसान अपने खेतों में फसल उगाकर खुद से फसल को काटकर बेचकर अपना पालन पोषण किया करते थे। कोई सामंतवाद उसे टैक्स लेने नहीं जाते थे। धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट राज्य के विस्तार के लिए यूरोप से मतलब रूस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया सभी पर आक्रमण करते गए। धीरे धीरे यह कुछ देशों पर विजय प्राप्त हुई और कुछ देशों में पराजय भी मिली। और उसके बाद 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को पद से हटा दिया गया। इसके बाद जब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट को हार के सामना करना पड़ा और इसी युद्ध को वाटरलू
के युद्ध के नाम से जाना गया। वाटरलू के युद्ध के नाम से जाना गया। जाना गया। जाना गया। जय हिंद, जय भारत।